वेलकम टू बेसिक अड्डा। मैं हूं तौसीफ और आज का वीडियो है मीन स्टैक के ऊपर। तो बेसिकली मीन स्टैक क्या होता है? मीन स्टैक का मतलब है मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, एंगुलर, नोड। इन सब को जब हम एक साथ यूज़ करते हैं तो ये क्या होता है, इसे हम कहते हैं मीन स्टैक। ठीक है, और इन सब को जब हम एक साथ यूज़ करके जो एप्लीकेशन डेवलप करते हैं उस एप्लीकेशन को कहते हैं मीन स्टैक एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसमें मोंगोडीबी जो कि हमारा डेटाबेस होता है जहाँ पे हम एप्लीकेशन का डेटा स्टोर करते हैं, और उसके बाद एक्सप्रेस और जो कि हमारा नोड का फ्रेमवर्क है जिसका यूज़ करके हम नोड एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, यानी कि एपीआई वगैरह क्रिएट करते हैं। उसके बाद है हमारा एंगुलर। एंगुलर है फ्रंट एंड फ्रेमवर्क जिसका यूज़ करके हम फ्रंट एंड को डेवलप करते हैं। और Node.js हमारा सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट है जो कि सर्वर पे रन करता है। इसको आप सर्वर साइड लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली इन सब को यूज़ करके हमें क्या करना है कि प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, और वो जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली बेस्ड है, इसको हम पूरा कंप्लीट कोड नहीं करेंगे। बेसिकली ये बेस्ड है हमारे पास ऑलरेडी एप्लीकेशन हमने क्रिएट किया हुआ है उसके ऊपर। यानी कि अगर आप हमारे चैनल पे जाएंगे और वीडियोस में जाएंगे तो यहाँ पे आपको लिस्ट मिलेगा Node.js प्लस Express.js प्लस MongoDB CRUD API ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स इन हिंदी। यानी कि ये जो है ये हमारा बैकएंड है, यानी कि API है जिसमें हमने Node.js, Express और MongoDB का यूज़ करके API क्रिएट किया, और डेटाबेस जो है वो हमारा MongoDB में। ठीक है, तो इस API को हम क्या करेंगे कि एज ए बैकएंड यूज़ करेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे Angular 12 ट्यूटोरियल विद CRUD एप्लीकेशन फॉर बिगिनर्स इन हिंदी। तो ये क्या है? फ्रंट एंड है, यानी कि एंगुलर का फ्रंट एंड है, तो इसको हम ऐसे फ्रंट एंड यूज़ करेंगे और इन दोनों को कंबाइन करेंगे जो कि हमारा क्या हो जाएगा, मीन स्टैक हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का जो कोड है इन दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे यानी कि इसके डिस्क्रिप्शन पे, तो जो आपको लिंक मिलेगा गिटहब का वो आपको यहाँ पे लेकर के आएगा, यानी कि नोड एक्सप्रेस CRUD API 2011। और अगर आप इस पे एंगुलर पे क्लिक करेंगे तो इसके डिस्क्रिप्शन से जो लिंक मिलेगा आपको वो मिलेगा आपको Angular 12 CRUD। ठीक है, तो बेसिकली इन दोनों का कोड जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, प्लस इस वीडियो का जो कोड है इसमें आपको दोनों का कंबाइंड कोड भी मिलेगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो बैकएंड को और फ्रंट एंड को, इन दोनों को कैसे हमने क्रिएट किया है, कैसे ये वर्क कर रहा है, इन दोनों को समझने के लिए आपको ये दोनों वीडियो देखनी पड़ेगी। और रहा सवाल इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने का, तो हम ये दोनों का कोड जो है यहाँ पे इन दोनों को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बैकएंड को यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ग्रीन बटन पे क्लिक करना है, यहाँ से ऑप्शन आएगा क्लोन करने का और जिप डाउनलोड करने का। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जिप डाउन पे क्लिक करके जिप डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद में इस पे ग्रीन बटन है, यहाँ पे इस पे क्लिक करके आप फ्रंट एंड का क्लोन कर सकते हैं या फिर इसको जिप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं जिप पे क्लिक करके जिप डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि जहाँ पर भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं वहाँ आपको एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, और उस फोल्डर को आप अपने पसंद के कोई भी टेक्स्ट एडिटर में आपको ओपन करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने VS कोड ओपन किया हुआ है और इसके अंदर मैंने यूज़ किया हुआ है मीन स्टैक फोल्डर जो कि बिल्कुल ब्लैंक है। ठीक है, इसी फोल्डर के अंदर हमारा बैकएंड और फ्रंट एंड जो है वो हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फोल्डर हमारा इसके अंदर ओपन है, यानी कि कोड एडिटर के अंदर, वो फोल्डर हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब हमें उस कोड को ओपन करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और शो इन फोल्डर करते हैं। ये आपको डाउनलोड में लेकर के जाएगा और यहाँ से आपको क्या करना है कि इसको एक्सट्रैक्ट हेयर करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद में ये आपको एक्सट्रैक्ट करके जो है आपका फाइल जो है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराएगा। यहाँ पे देख सकते हैं Angular 12 CRUD main। ठीक है, तो ये हमारा फाइल है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद में जो हमारा फोल्डर है यानी कि मीन स्टैक, इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमारा जो बैकएंड है वो हमें यूज़ करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमने डाउनलोड किया हुआ है बैकएंड को, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे हमने डाउनलोड किया हुआ है नोड एक्सप्रेस CRUD API। ठीक है, और इसको हमने एक्सट्रैक्ट भी किया हुआ है।
अगर यहाँ पे देखेंगे इसको हमें यूज़ करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में हमें क्या करना है कि इस फोल्डर के अंदर में एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है जिसका नाम मैं रख रहा हूँ बैकएंड। ठीक है, अब इस फोल्डर के अंदर में क्या करना है कि आपको जाना है और यहाँ पे बैकएंड की फ़ाइल यानी कि एपीआई की फ़ाइल जो है वो यहाँ पे ऐड कर देनी है। ठीक है, उसके बाद इसका काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता, तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ इन दोनों को और यहाँ चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैकएंड फोल्डर है जिसके अंदर में बैकएंड की सारी फाइल है। ठीक है, और ये फाइल कैसे हमने क्रिएट किया, कौन सी चीज़ें कैसे वर्क कर रही है, ये सब आपको उस वीडियो में जब आप देखेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे फ्रंट एंड का कोड है जिसमें एक फ़ोल्डर है डेटा। ये बेसिकली डेटा क्या है कि जब हमने ये करंट एप्लीकेशन क्रिएट किया था एंगुलर का, तो हमने इसमें क्या किया था कि यूज़ किया था जेसन सर्वर। जेसन सर्वर क्या करता है कि हमें डमी एपीआई प्रोवाइड कराता है जिसमें हम db.json का यूज़ करके इस तरीके से हम अपना डेटा ऐड करके उसको एज ए एपीआई यूज़ कर सकते हैं। तो इसका हमें कोई काम है नहीं, क्योंकि अब हमारा जो एपीआई है वो हमारा वर्क करेगा कहाँ से, इस बैकएंड फोल्डर में, यानी कि नोड एक्सप्रेस MongoDB का जो हमने एपीआई क्रिएट किया वो यूज़ करना है हमें। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ कि डिलीट कर देता हूँ इस पूरे फोल्डर को, डेटा फोल्डर को। ठीक है, अभी हमारे पास ये पूरा SRC है और बाकी की चीज़ें जो फ्रंट एंड की और ये हमारा बैक एंड की है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है कि इन दोनों एप्लीकेशन को वर्क करने के लिए यानी कि यूज़ करने के लिए आपको नोड मॉड्यूल इनका इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको एक कमांड लाइन इंटरफेस ओपन करना पड़ेगा। तो मैं इंटीग्रेटेड टर्मिनल यानी कि VS कोड का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से जाके आपको न्यू टर्मिनल पे क्लिक करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि अभी फोल्डर का जो पाथ है वो है मीन स्टैक, यानी कि हम मेन रूट पे हैं। तो यहाँ पे जब हम CLI ऐड करेंगे यानी कि npm इंस्टॉल, शॉर्ट में आप आई भी लिख सकते हैं, तो ये क्या करेगा कि जितने भी पैकेजेस है वो रूट पे इंस्टॉल करेगा, यानी कि फ्रंट एंड के लिए इंस्टॉल करेगा। ठीक है, उसके बाद हम बैक एंड के अंदर जाएंगे और बैक एंड का इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, उसके अलावा एक चीज़ का आपको और ध्यान में रखना है कि कई बार क्या होता है कि मेरे VS कोड के अंदर में जब मैं इंटीग्रेटेड टर्मिनल यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है कि एरर आता है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से मैं कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करता हूँ। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ CLI में और फिर उसको मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि एरर नहीं आता है। तो अगर आप में भी एरर आ रहा हो तो आपको यहाँ से जा कर के चेंज कर लेना है, यानी कि CMD को चेंज कर लेना है, कमांड प्रॉम्प्ट कर लेना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे npm i से इंस्टॉल और फिर हम एंटर कर देते हैं। ये क्या करेगा कि जितने भी पैकेज हमारे इस फ्रंट एंड के अंदर में चाहिए उन सबको ये क्या करेगा कि इंस्टॉल करेगा। ठीक है, तो जब तक कि ये इंस्टॉल करता है इन पैकेजेस को, हम क्या करते हैं कि जो हमारा बैकएंड है, ठीक है, उसके पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए एक और यहाँ से प्लस करके कमांड प्रॉम्प्ट क्लिक करके दूसरा यानी कि CLI यहाँ पे हम ओपन कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इस फोल्डर के अंदर पहले जाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे CD और फिर बैकएंड यानी कि इस फोल्डर का नाम, उसके बाद एंटर। जब एंटर कर देंगे तो यहाँ पे आप पाथ देख रहे हैं कि मीन स्टैक के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है बैकएंड, यानी कि अब हम क्या है बैकएंड फोल्डर के अंदर में है। तो अब यहाँ पे अगर हम टाइप करेंगे npm इंस्टॉल के लिए आई यानी कि इंस्टॉल, तो ये जो पैकेज इंस्टॉल करेगा ये बैकएंड का पैकेज इंस्टॉल करेगा। ठीक है, तो मैं इसको एंटर कर देता हूँ। अब ये क्या हो रहा है कि दूसरे CLI में फ्रंट एंड का हो रहा है और इस CLI में होगा बैकएंड का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम लगता है, ये आपके इंटरनेट और आपके सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि फ्रंट एंड इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो ये अभी भी इंस्टॉल हो रहा है और बैकएंड पे अब जाएंगे तो ये भी इंस्टॉल हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, वीडियो को पॉज कर देता हूँ, जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है फिर हम वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो दोनों पैकेज जो है वो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि पाथ आ चुका है, तो इसका मतलब ये है कि पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अगर आप फ्रंट एंड में जाएंगे तो यहाँ पर भी पाथ देख सकते हैं, यानी कि पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं नोड मॉड्यूल, और अगर बैक एंड में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको दिखेगा नोड मॉड्यूल। इसका मतलब ये है कि दोनों का जो नोड मॉड्यूल है वो इंस्टॉल हो चुका है।
ठीक है। उसके अलावा अब हमें क्या करना है कि इन दोनों को स्टार्ट करना है डेवलपमेंट सर्वर पे। तो उससे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारा बैकएंड है इसको हमें क्या करना है कि डेटाबेस से कनेक्ट करना है। तो डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए .env फाइल के अंदर में जाना है और यहाँ पे जो लिखा हुआ है ऐड योर MongoDB URL, तो यहाँ पे आपको क्या करना है MongoDB का URL ऐड करना है। ठीक है, MongoDB का URL कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको जो MongoDB का हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सर्वर क्लाउड स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं, सॉरी यानी कि क्लाउड MongoDB का एज ए क्लाउड यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, MongoDB की साइट पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे MongoDB क्लाउड को से आपको ये डेटा मतलब ये URL जो है वो आपको रिसीव करना पड़ेगा, वहाँ से मिलेगा आपको। ये कैसे करना है ये चीज़ें वीडियो में ऑलरेडी मैंने बताई हुई है। जो API का वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी कोड हमने रखा हुआ नोटपैड पे, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये है हमारा बेसिकली MongoDB का URL। ओके, अब इसको मैं सेव कर देता हूँ और डेटाबेस हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, मतलब अब कनेक्ट हो जाएगा। और दूसरी चीज़ की एक चीज़ और यहाँ पे देख सकते हैं कि test.htp, ये बेसिकली क्या है, जैसे हम डेटाबेस जो REST API होता है उसको हम टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं कि एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, जैसे कि पोस्टमैन हो गया या फिर बहुत सारे और भी एप्लीकेशन है वो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, बट VS कोड के अंदर में क्या है कि एक पैकेज आता है जिसका नाम है REST क्लाइंट। ठीक है, अगर REST क्लाइंट पैकेज अगर या फिर एक्सटेंशन अगर आप यूज़ करते हैं ये वाला, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि VS कोड के अंदर ही आप API को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि test.htp क्रिएट करना पड़ता है और उसके अंदर इस तरीके से URLs ऐड करने पड़ते हैं और जिस URL पे आप टेस्ट कर सकते हैं। इसको कैसे टेस्ट करना है वो चीज़ हमने API जब क्रिएट किया था उस टाइम पे हमने इसको ऐड किया था। ठीक है, तो वीडियो में आप जाएंगे तो वहाँ पे ये चीज़ आपको पता चल जाएगी, बट इसका हमें कोई ज़रूरत है नहीं, तो इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ और हम रख भी सकते हैं। तो इसके लिए फ़िलहाल हमने इसलिए इसको रखा हुआ क्योंकि ये जो URL है हमारा ये API का URL है, यानी कि लोकल होस्ट 4000/API/product। ठीक है, तो इस API को हमें क्या करना है, URL को यूज़ करना है हमारा जो फ्रंट एंड है उसमें जो हमने API यूज़ किया हुआ उसकी जगह पे। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, इसको भी हम क्लोज़ कर देते हैं और हम क्या करते हैं कि बैकएंड को और फ्रंट एंड को दोनों को ओपन करते हैं। ठीक है, तो फ्रंट एंड को ओपन करने के लिए यहाँ पे फ्रंट एंड का पाथ है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि सिंपल लिखना है ng सर्व और एंटर प्रेस कर देना है। ये क्या करेगा ng सर्व, ये जो हमारा फ्रंट एंड एप्लीकेशन है यानी कि एंगुलर का एप्लीकेशन, इसको क्या करेगा कि इसका डेवलपमेंट सर्वर ओपन करेगा और उस पर जैसी भी हमारी एप्लीकेशन की का जो डिज़ाइन है वो हमें ब्राउज़र पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ng सर्व का यूज़ करके जो है हमें इसको ओपन करना है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो आपको वेट करना है। ये क्या करेगा कि अपने आप जो है इसका डेवलपमेंट सर्वर का URL जो है यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। जब आप फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल करेंगे नोड मॉड्यूल को और फिर उसके बाद ng सर्व जब आप स्टार्ट करेंगे तो इसमें क्या होगा कि फर्स्ट टाइम पे थोड़ा टाइम लेता है इसको बंडल वगैरह बनाने में। ठीक है, तो आपको वेट करना है। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से कंपाइल जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा और आपको जब स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा ऊपर में तो यहाँ पे आपको URL जो है वो भी आपको मिल जाएगा, यानी कि लोकल होस्ट 42,000। ठीक है, इसके ऊपर आपको कंट्रोल के साथ क्लिक करना है तो ये आपका फ्रंट एंड जो है वो आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली फ्रंट एंड जो है इसमें हमारा दो मॉडल है, एक हमारा फ्रंट एंड के अंदर भी फ्रंट एंड है और प्लस एक बैक एंड है यानी कि एडमिन एरिया। तो मेन जो हमारा CRUD एप्लीकेशन है वो है हमारा बैक एंड के अंदर में, यानी उसमें आपको जाने के लिए सॉरी एडमिन के अंदर में, तो इसको जाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा जो आपका URL है यानी कि लोकल होस्ट 42,000/admin/product। फिर आपका यहाँ पे CRUD एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी जो है एडमिन की वो आ जाएगी।
ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट की लिस्टिंग आती है जो कि अभी आ नहीं रही क्योंकि हमें यूआरएल अभी चेंज करना है। ठीक है, अभी का जो यूआरएल है वो हमारा जेसन सर्वर का आ रहा है। अब जो हम यूआरएल ऐड करेंगे वो हमारा एपीआई का होगा। उसके अलावा यहाँ से आप ऐड प्रोडक्ट कर सकते हैं, और उसके अलावा जब यहाँ पे प्रोडक्ट की लिस्टिंग आएगी तो यहाँ पे 2 बटन आता है, एडिट और डिलीट का, तो उस पर क्लिक करके आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। ओके, तो अब हमें क्या करना है कि फ्रंट एंड जो है वो हमारा स्टार्ट हो चुका है, फ्रंट एंड एप्लीकेशन। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा बैकएंड है उसको स्टार्ट करना है। तो बैकएंड के लिए दूसरा CMD यानी कि CLI पे जाना है, और यहाँ पे लिखना है आपको npm start। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि जो इसका URL है ये उसको ओपन नहीं करता, ये यहाँ पे कुछ मैसेज प्रिंट करेगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये ओपन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सर्वर अप एंड रनिंग ऑन पोर्ट 4000, यानी कि सर्वर रन कर रहा है 4000 पे, और उसके नीचे लिखा हुआ कनेक्टेड टू DB, यानी कि डेटाबेस से कनेक्ट हो चुका है, यानी कि MongoDB से ये कनेक्ट हो चुका है। अगर कनेक्ट नहीं होता तो यहाँ पे एरर आता है। ठीक है, अब URL जो है 4000 पे, 4000 का URL जो है वो हमारा कौन सा है, तो अगर इस test.http के अंदर जाएंगे तो ये है बेसिकली हमारा URL जो कि अब हमें यूज़ करना है। तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी और इसको क्लोज। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारा SRC फोल्डर है फ्रंट एंड का, इसके अंदर में जब आप ऐप के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, एक हमारा मेन है जिसके अंदर मेन की चीज़ें हैं जिसमें कुछ भी नहीं, नॉर्मल मैसेज है। दूसरा है हमारा एडमिन जिसमें हमारा एडमिन की चीज़ें हैं। ठीक है, तो जो हमारा डेटा आ रहा है वो कहाँ से आता है, वो सर्विसेज से आता है। ठीक है, तो सबसे पहले सर्विसेज में जाते हैं, और सर्विसेज में क्या है, प्रोडक्ट.सर्विस। ठीक है, तो प्रोडक्ट.सर्विस के अंदर में जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या है, API URL है। ठीक है, अब बस इस URL को आपको क्या करना है कि रिप्लेस कर देना है। ठीक है, पुराना URL क्या था, पुराना URL localhost 3000/product, नया URL क्या है, localhost 4000/API/product। ठीक है, ये हो गया। बाकी की जितने भी फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं, ठीक है, वो सब बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, अब ये फंक्शंस और मेथड वगैरह ये हमने कैसे क्रिएट किया है, ये चीज़ आपको वीडियो में जब आप इस फ्रंट एंड का वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे पता चल जाएगा कि इस एप्लीकेशन को हमने कैसे क्रिएट किया था। ठीक है, तो इतना हमने ऐड कर दिया है। अब हम चलते हैं फ्रंट एंड के कोड में, और यहाँ पे सेव करने के बाद में जब आप इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे ये रीलोड हो जाता है वापस से। ठीक है, रीलोड होने के बाद अब अगर ब्राउज़र पे जाएंगे तो URL क्योंकि चेंज हुआ है तो डेटा जो है वो यहाँ पे हमारा आना चाहिए। ठीक है, देख सकते हैं कि ये घूम रहा है यानी कि ये कनेक्ट कर रहा है API से, यानी कि बंडल क्रिएट कर रहा है। ठीक है, वापस से एप्लीकेशन में जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कंपाइल कर रहा है इसको, यानी कि ये सक्सेसफुली अब कंपाइल हो चुका है। तो अब अगर आप ब्राउज़र पे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डेटा आ रहा है हमारा। अब ये जो डेटा ये कहाँ से आ रहा है, ये हमारा आ रहा है कहाँ से, MongoDB से। और MongoDB से कैसे आ रहा है, क्योंकि हमने REST API जो हमने क्रिएट किया था जिसको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके अंदर डेटाबेस के अंदर API क्रिएट करने के टाइम पे हमने एक लिस्टिंग ऐड की थी जिसकी वजह से यहाँ पे टाइटल और इमेज आ रहा है। ठीक है, प्लस अगर आप बैकएंड में जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं मॉडल के अंदर में यहाँ पे 2 चीज़ है, एक है टाइटल और एक है इमेज जो कि हमारा ऑलरेडी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। दूसरी चीज़ है प्राइस और डिटेल्स। ठीक है, तो इन दोनों को क्या करना है, ये हमने API में 2 फील्ड और बढ़ाया था, तो इन दोनों को भी हमें ऐड करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि कंपोनेंट्स में जाना है, यानी कि कहाँ पे जाना है, तो सबसे पहले जाना है प्रोडक्ट्स कंपोनेंट के अंदर में, और यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है आपको कि जो HTML है हमारा, ठीक है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे हमें उन दोनों फील्ड को शो करना है। तो अभी हमारे पास जो फील्ड शो हो रहे हैं वो कौन से, टाइटल के और इमेज के। ठीक है, तो मैं इस टाइटल को क्या करता हूँ कि कॉपी कर लेता हूँ 2 बार। एक के अंदर में हमारा क्या होगा, प्राइस आएगा, और दूसरे में आएगा हमारा डिटेल्स। ठीक है, सेम इसी तरीके से जो यहाँ पे डेटा आ रहा है हमारा, इसको भी हम
कॉपी कर लेते हैं। एक में आएगा हमारा प्राइस और दूसरे में आएगा डिटेल्स। ठीक है, ये दो आ गए। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद में ब्राउज़र पे आप जाएंगे तो देख सकते हैं कि ब्राउज़र पे जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं पे आप देख सकते हैं कि एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है? तो एरर ये आ रहा है क्योंकि डिटेल्स जो है वो डिफाइन नहीं है। कहाँ पे डिफाइन नहीं है? तो प्रोडक्ट के अंदर में। प्रोडक्ट क्या है? तो प्रोडक्ट है हमारा इंटरफेस। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट की यही खूबी है कि अगर कुछ भी आप थोड़ा सा भी चेंज करेंगे जो ऑलरेडी मेंशन नहीं है तो वो एरर शो करेगा आपको। ठीक है, तो आप product.ts में जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आईडी है, टाइटल है, इमेज है और प्रोडक्ट और क्या कहते हैं कि प्राइस नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं और ये हो जाएगा हमारा प्राइस जो कि स्ट्रिंग होगा और ये हो जाएगा हमारा डिटेल्स जो कि स्ट्रिंग होगा। ठीक है, अब इसे हम सेव कर देते हैं। अब इसको अगर आप सेव करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एरर है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने मॉडल डिफाइन किया था यानी कि इंटरफेस डिफाइन किया था उसमें दो चीज़ नहीं है, यानी कि फ्रंट एंड में, बैक एंड में तो है लेकिन फ्रंट एंड में नहीं। तो इसको हमें यहाँ पे ऐड करना है इंटरफेसेस फोल्डर के अंदर में product.ts में। ठीक है, ये हो गया। सेव कर लेते हैं। उसके बाद वापस से ब्राउज़र पे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस आ रहा है हमारा और डिटेल्स आ रहा है, प्लस साथ में एडिट और डिलीट का जो बटन था वो आ रहा है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे और आनी चाहिए थी, आईडी, जो कि यहाँ पे आ नहीं रही। आईडी क्यों नहीं आ रही? आईडी नहीं आने का रीज़न ये है कि MongoDB में जो आईडी होता है उसका जो फील्ड होता है उसमें _ID लिखा हुआ होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे नहीं आ रहा। क्योंकि हमने जो एप्लीकेशन क्रिएट किया था उसमें हमने डायरेक्टली आईडी यूज़ किया था, क्योंकि हमने खुद का आईडी जनरेट किया था। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो यहाँ पे आपको _ID ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, जब आप यहाँ पे _ID ऐड करेंगे और सेव करेंगे तो यहाँ पे आपकी आईडी जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, बट ये क्या हो रहा है कि ये एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? ओके, क्योंकि सेम वही इशू आ रहा है, क्योंकि आईडी के अंदर में हमने अंडरस्कोर डिफाइन करना पड़ेगा। कहाँ पे? इंटरफेस के अंदर में। ठीक है, तो यहाँ जो आईडी है यहाँ पे हमें _ID डिफाइन करनी पड़ेगी इस तरीके से। ठीक है, सेव कर लेते हैं। अब जो है इशू हमारा रिजॉल्व हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कंपाइल कर रहा है। ठीक है, बट ये चीज़ तो इशू फिक्स हो गया हमारा, बट इसमें क्या है कि और भी जगह पे हमने आईडी यूज़ की हुई है जहाँ पे हमें अंडरस्कोर डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आप प्रोडक्ट को एडिट करते हैं तो यहाँ पे भी आईडी जाती है product.id, तो यहाँ पे भी आपको _ID ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप प्रोडक्ट को डिलीट करते हैं तो यहाँ पे भी आईडी जाती है, तो यहाँ पर भी आपको _ID ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, ये दोनों हो गया। अब इसको सेव कर लेते हैं। आई होप कि अब ये वर्क कर जाएगी। ठीक है, बट फिर भी वर्क नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये कह रहा है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर में आईडी डिफाइन करनी है। तो ये बेसिकली क्या है, product.component.ts में जाएंगे तो यहाँ पे एक मेथड क्रिएट किया हुआ हमने, जिसमें क्या होता है कि फ्रंट एंड से भी डिलीट होता है और बैक एंड से भी डिलीट होता है। तो बैक एंड के लिए क्या है कि वो तो API है, वहाँ से डिलीट हो जा रहा है, बट फ्रंट एंड के लिए हमने क्या किया कि फ़िल्टर किया हुआ है। फ़िल्टर मेथड का यूज़ करके हम रिटर्न करते हैं फिल्टर्ड प्रोडक्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें _ID ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको अब सेव करते हैं। सेव करने के बाद देख सकते हैं कि अब जहाँ जहाँ भी आईडी थी वहाँ हमारी आईडी जो है वो चेंज हो गया, यानी कि _ID हो गया। ठीक है, और उन सारी जगह पे अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अब आईडी आ रही है। अब आप अगर एडिट करेंगे, ठीक है, तो एडिट में भी यहाँ पे आईडी आ रही है और डेटा आ रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज़ और आपको करना है। अगर आप एडिट के फॉर्म पे देखेंगे और ऐड प्रोडक्ट के फॉर्म पे देखेंगे तो क्या आ रहा है, दो फील्ड आ रहा है, टाइटल और इमेज। बट हमें क्या करना है कि क्योंकि हम यहाँ पे 4 डेटा डिस्प्ले कर रहे हैं, टाइटल, प्राइस, डिटेल और इमेज, तो हमारे पास क्या है, फॉर्म के अंदर भी 4 फील्ड होने चाहिए। ठीक है, प्राइस और डिटेल के। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि सबसे पहले जाना पड़ेगा कहाँ पे,
ऐड प्रोडक्ट कंपोनेंट में, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट क्रिएट कंपोनेंट के अंदर में पहले HTML के अंदर में, और यहाँ पे वो 2 फील्ड डिफाइन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पहले आप डिफाइन करेंगे तो एरर आएगा, उससे पहले आप टाइप स्क्रिप्ट के अंदर जाना है आपको, प्रोडक्ट क्रिएट डॉट कंपोनेंट के अंदर में, और जैसे हमने यहाँ पे टाइटल और इमेज डिफाइन किया हुआ है उसी तरीके से हमें 2 फील्ड और ऐड करने हैं। एक हो जाएगा हमारा प्राइस, ठीक है, और दूसरा है वो हमारा हो जाएगा डिटेल्स, ठीक है। अब ये दोनों आ गए, और यहाँ पे जहाँ पे हम डेटा डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे भी हमको क्या करना है कि सेम इसी तरीके से डिफाइन करना है प्राइस, और उसके बाद में डिटेल्स, ठीक है। ये हो गया, बाकी यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, इसको सेव कर देना है आपको। और उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो आपका HTML है, ठीक है, इस HTML के अंदर में जो 2 फील्ड्स आ रहे हैं आपके, इन दोनों को इस तरीके से क्या करना है कि 2 कॉपी बना लेना है। एक के अंदर में हमारा आ जाएगा क्या, प्राइस, ठीक है, प्राइस, और नेम के अंदर भी आएगा, और NG मॉडल के अंदर भी आएगा प्राइस, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे आपका डिटेल्स आ जाएगा, और नेम और NG मॉडल के अंदर में आ जाएगा डिटेल्स, ठीक है। अभी यहाँ पे 4 फील्ड्स आपके आ गए। इसको क्या करना है, आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद में अगर आप जाएंगे ऐड प्रोडक्ट के ऊपर में तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 फील्ड आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद में अगर प्रोडक्ट लिस्टिंग पे जा कर के आप एडिट करते हैं तो अब हमें यहाँ पर भी 4 फील्ड चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे हमने इस फॉर्म को क्रिएट किया सेम उसी तरीके से हमें इसको, मैं क्या करता हूँ कि कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और फिर हम क्या करते हैं कि एडिट प्रोडक्ट के अंदर में जाते हैं, और यहाँ पे हम टाइटल के बाद में दोनों फील्ड को हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है कि इन दोनों फील्ड को हमें प्रोडक्ट एडिट कंपोनेंट के अंदर में डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे हमने वहाँ पे डिफाइन किया था, ठीक है। बट प्रोडक्ट एडिट के अंदर में क्या है कि फॉर्म का हम दूसरा मेथड यूज़ कर रहे हैं, यानी कि एक हम रिएक्टिव फॉर्म यूज़ कर रहे हैं और एक नॉर्मल फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो रिएक्टिव फॉर्म में क्या होता है कि आपको सिंपल यहाँ पे डिफाइन करना है। तो एक हो जाएगा हमारा प्राइस, और दूसरा हो जाएगा हमारा डिटेल्स, ठीक है। इस तरीके से बस यहाँ पे आपको डिफाइन करना, बाकी कहीं पर भी डिफाइन नहीं करना है, क्योंकि ये पैच वैल्यू के थ्रू डायरेक्टली गेट कर लेता है, ठीक है। तो दोनों में हमने 2 तरीके से फॉर्म दिखाया हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि मुझे दोनों तरीका बताना था इसलिए हमने दोनों तरीका यूज़ किया हुआ था इस एप्लीकेशन को, क्रेड एप्लीकेशन को डेवलप करने में, ठीक है। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, और जो हमारा HTML है इसे भी सेव कर लेते हैं एडिट का, और इसमें आप जाएंगे तो इसमें आई थिंक कुछ URL में इशू आ रहा है। ओके, सॉरी, यहाँ पे इशू ये आ रहा है क्योंकि NG मॉडल यहाँ पे आपको डिफाइन नहीं करना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि रिएक्टिव फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि फॉर्म कंट्रोल नेम हमें ऐड करना है NG मॉडल के अंदर में। NG मॉडल हमने, जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 तरीका हम यूज़ कर रहे हैं, तो एक में NG मॉडल यूज़ कर रहे हैं और एक में रिएक्टिव फॉर्म, तो उसके लिए हमें फॉर्म कंट्रोल ऐड करना पड़ेगा। ओके, सॉरी अबाउट दैट। सेव करते हैं इसको। ओके, अब आई थिंक एरर जो है वो नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम वापस से सेव कर रहे हैं, और ये क्या कर रहा है कि वापस से ये कंपाइल कर रहा है। एक्चुअली इस तरीके की जब एरर आता है तो मैं वीडियो में इसको कट नहीं करता हूँ, क्योंकि जब यूज़र जब कोई भी बंदा वर्क करने जाता है तो उसमें बहुत सारे एरर आते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि किस किस टाइप के एरर आ सकते हैं। तो उस टाइप से वो फिर उनको पता होगा तो फिर वो अपना कोड जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया फॉर्म कंट्रोल नेम, ठीक है, क्योंकि दो मेथड हमने यूज़ किया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एडिट के अंदर हम रिएक्टिव फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो जिसकी वजह HTML के अंदर में हमें फॉर्म कंट्रोल नेम डिफाइन करना पड़ा, और इसके लिए यहाँ पे बस 2 फील्ड हमें ऐड करना पड़ा, ठीक है। और क्रिएट के अंदर में क्या है कि यहाँ पे हम ng मॉडल यूज़ कर रहे हैं, जो कि दूसरा मेथड है। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्रिएट के अंदर में इस तरीके से हमने डिफाइन किया, ठीक है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हालांकि जब आप वीडियो देखेंगे इसको हमने कैसे क्रिएट किया, तो अपने आप ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने एप्लीकेशन पे, और यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलरेडी जो डेटा है वो हमारा दोनों के अंदर में फील्ड है, ठीक है। तो मैं वापस से प्रोडक्ट्स पे चलता हूँ, लिस्टिंग पे, और फिर से एक बार एडिट करके चेक करते हैं कि डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सारा डेटा जो है ऐड मतलब आ रहा है। अब हमें क्या करना है कि एक बार ऐड करना है, और ऐड करके हम चेक करते हैं कि डेटा जो है वो हमारा ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे टाइटल में ये टाइटल ऐड कर रहा हूँ, प्राइस में ये प्राइस, डिटेल्स में ये डिटेल्स, और इमेज में मैं ऐड कर दे रहा हूँ ये वाली इमेज, ठीक है। और सेव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि सब कुछ जो है वो प्रॉपर तरीके से आ रहा है, ठीक है। यानी कि इमेज भी आ रहा है, और डिटेल्स भी आ रहा है, प्राइस भी आ रहा है, और जो टाइटल है वो भी आ रहा है, और जो आईडी है वो भी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब रहा सवाल कि एडिट हमारा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके लिए आपको क्या करना है, इस एडिट पे क्लिक करना है, और मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ अपडेटेड, इस तरीके से चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अपडेटेड आ रहा है। इसका मतलब ये है कि एडिट भी जो है वो भी हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है। अब डिलीट फंक्शनलिटी हमारी वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, इसके लिए आपको इस डिलीट पे क्लिक करना होगा, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा कि डिलीट हो गया, ठीक है। अब इसको रिफ्रेश करके चेक करेंगे कि अगर ये डेटा वापस आ गया तो इसका मतलब है कि सिर्फ फ्रंट एंड से डिलीट हुआ है, और अगर नहीं आया तो मतलब ये है कि फ्रंट एंड से भी डिलीट हुआ है और प्लस बैक एंड से भी डिलीट हुआ है। तो इसको मैं यहाँ से रिफ्रेश करके एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि डेटा जो हमने डिलीट किया था वो नहीं है, यानी कि डेटाबेस से भी वो डिलीट हो चुका है और फ्रंट एंड से भी डिलीट हो चुका है। यानी कि पूरी करंट फंक्शनलिटी जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है, और इसके लिए हमने जो हमारा रेस्ट API का जो कोड था उसके साथ हमने इंटीग्रेट किया है, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा मीन स्टैक आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो एप्लीकेशन है ये 3 पार्ट में है, यानी कि व्यू के लिए एक पार्ट है अलग से, और एक रिएक्ट के लिए है यानी कि मर्न स्टैक, और ये मीन स्टैक यानी कि एंगुलर के साथ में। और इन तीनों में डेटाबेस जो हमने यूज़ किया हुआ है वो वही जो हमारा रेस्ट API है वही हमने यूज़ किया हुआ है, यानी कि API जो है वो हमने सेम यूज़ किया हुआ है तीनों में, जो कि हमारा एक्सप्रेस, नोड और डेटाबेस के लिए MongoDB, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही, यहाँ पे मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ। और अगर तीनों वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप जाइए, आपको चैनल पे तीनों वीडियो जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।